हेलो एवरीबॉडी, अंकुर इंग्लिश क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आप सबको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताऊंगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को लेकर के आपके माइंड में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। अगर कोई डाउट भी होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए ताकि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूँ। तो जब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर अभी नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारा आने वाला वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हेडिंग पड़ा हुआ है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं। यहाँ पे आप देखिए लिखा है, हेडिंग पड़ा है पहचान। हिंदी के ऐसे वाक्य जिनके मेन वर्ब के अंत में गा गी गे आदि शब्द आते हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। जैसे मैं जाऊंगा। अब यहाँ पे देखिए, हिंदी के ऐसे सेंटेंस होने चाहिए, ऐसे वाक्य होने चाहिए जिनके मेन वर्ब के अंत में, यानी कि जब जो काम हो रहा है उसके अंत में गा गी गे इनमें से कुछ भी आएगा तो वो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। जैसे कि यहाँ देखिए एग्जांपल दिया हुआ है, मैं जाऊँगा। अब इसमें देखिए जाना एक वर्ब हो गया और इसके लास्ट में आ गया गा, तो जब गा गी गे आएगा तो ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। बस केवल आप इतना ध्यान में रखिए कि जिस सेंटेंस के अंत में गा गी गे आएगा वो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बढ़िया से इसको भी समझाते हैं हम आपको। देखिए फर्स्ट हेडिंग है रूल। रूल मीन्स नियम। पहला रूल है, इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब शैल और विल होता है। जैसे अभी आप पढ़े थे प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो उसमें डू डज था, पास्ट इंडेफिनिट में पढ़े थे तो उसमें डिड था। लेकिन अब फ्यूचर टेंस में देखिए इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब शैल और विल होता है, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब शैल और विल होता है। सेकंड रूल है, सब्जेक्ट आई और वी के साथ में शैल का यूज करेंगे और अदर सब्जेक्ट के साथ विल का यूज करेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा सब्जेक्ट आई और बी हुआ, यानी कि हम या मैं, मैंने या हमने, तो आप यहाँ पे आई बी का यूज करेंगे तो उसके बाद उसके साथ में आई बी के साथ में शैल का यूज करेंगे, और अगर आई बी नहीं आया तो उस विल का यूज करेंगे। थर्ड रूल है, इस टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। इसको आप हमेशा ध्यान में रखिए कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज किया जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए और अगर कोई डाउट हो रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, मैं डाउट क्लियर कर दूंगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ हेडिंग पड़ा हुआ है पॉजिटिव सेंटेंस और इस तरफ है दूसरे बॉक्स में आई बी बराबर शैल। कहने का मतलब अगर हमारा सब्जेक्ट आई और बी हुआ तो हम शैल का यूज करेंगे, और अदर सब्जेक्ट हुआ, कोई दूसरा सब्जेक्ट आया आई बी को छोड़कर कुछ और आया तो विल का यूज करेंगे। देखते हैं, देखिए फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। शैल या विल दोनों में से किसी एक का ही यूज करेंगे। देखिए जैसे यहाँ लिखा गया है मैं जाऊँगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे गा गी गे आ रहा है तो आप तुरंत इसको समझ गए कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। आपका एग्जाम्पल में भी दिया हुआ था। तो जब गा गी गे आएगा तो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा, और इसका इंग्लिश क्या होगा, देखिए आई शैल गो। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिख लेंगे। सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं जो है ये सब्जेक्ट है, तो मैं का इंग्लिश हुआ आई, और उसके साथ में शैल या विल का यूज करना है तो हम किसका यूज करेंगे, शैल का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ ऊपर देखिए बॉक्स में नियम दिया हुआ है कि आई और बी हुआ तो हम शैल का ही यूज करेंगे। उसके बाद में देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, तो इसमें जाना जो है वो वर्ब है तो उसका मीनिंग हो गया गो, और ऑब्जेक्ट इसमें कोई है नहीं तो उसको छोड़ देंगे, तो हो गया आई शैल गो। ये आपका ट्रांसलेट। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कह देंगे हम किताब पढ़ेंगे। अब इसमें देखिए गा गी गे आ रहा है, इसमें भी गे आया, तो ये भी आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, हम किताब पढ़ेंगे। अब इसमें देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लेंगे सबसे आगे, तो हमने सब्जेक्ट लिख लिया बी। उसके बाद में देखिए क्या है,
आपका हेल्पिंग वर्ब में से दोनों में से किसी एक का यूज करना है। तो यहाँ पे देखिए बी आया है तो हम शैल का ही यूज करेंगे। उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो इसमें वर्ब है आपका पढ़ना, ये हो गया रीड। उसके बाद में देखिए ऑब्जेक्ट में है, यानी क्या पढ़ेंगे, तो हम किताब पढ़ेंगे। तो किताब जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो आपका ट्रांसलेट हो गया बी शैल रीड द बुक। अब इसमें अगर आपको कहीं कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, मैं डाउट क्लियर कर दूंगा। इतना आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आई और बी अगर हमारा सब्जेक्ट हुआ तो हम शैल का ही यूज करेंगे, और अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट आया तो विल का यूज करेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए रोल नंबर आपका 4 है। यदि वाक्य में विश्वास, धमकी आदि प्रकट हो तो सब्जेक्ट आई बी के साथ विल और अदर सब्जेक्ट के साथ शैल का यूज किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान में रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है ये, कि यदि सेंटेंस में आपके वाक्य में मतलब कोई ऐसी बात बोली जा रही हो जिसमें आपको ये लग रहा है कि हाँ धमकी दी जा रही है या बहुत विश्वास के साथ बोला जा रहा है ये बात, तो वहाँ पे आप सब्जेक्ट आई बी के साथ में विल का यूज करेंगे और अदर सब्जेक्ट के साथ में शैल का यूज करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपका एग्जाम्पल है, मैं तुम्हें मार दूंगा। अब इसमें देखिए किसी को धमकी दी जा रही है कि कह रहा है कोई कि मैं तुम्हें मार दूंगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आई के साथ में विल का यूज हो गया है। सब्जेक्ट हमारा क्या है आई, उसके बाद में इसके साथ में विल का यूज किया गया है, क्योंकि आई और बी के साथ में विल का यूज किया जाएगा यदि किसी में धमकी दिया गया। तो किसी भी सेंटेंस में धमकी दिया गया या अवश्य शब्द आता है या फिर ज़रूर शब्द आता है तो हम उसमें आई विल का यूज करेंगे। अब देखिए तो आई के साथ में विल का यूज हो गया, आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा। इसको आप नोट कर लीजिए। अगर इसमें कहीं डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। और देखिए अगर कोई अदर सब्जेक्ट होता तो उसमें हम शैल का यूज करते, लेकिन आई और बी के साथ में यहाँ विल का यूज किया जाएगा अगर धमकी दी गई तो। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव आप जानते ही किसे कहा जाता है, जिसमें नॉट आता है वो नेगेटिव होता है, जिसमें नहीं शब्द आता है वो नेगेटिव होता है। देखिए सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। देखिए तो यहाँ पे देखिए शैल और विल का यूज किया गया है। तो शैल और विल कब यूज करेंगे, जब हमारा सब्जेक्ट आई और बी होगा तो शैल का यूज करेंगे, नहीं तो विल का यूज करेंगे। और अगर धमकी दी गई तो आई बी के साथ में विल का यूज करेंगे। तो इस पे आप ध्यान में रखिएगा। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। नॉट जो है वो हमेशा यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगेगा। जैसे देखिए आपका एग्जांपल है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। अब अगर कोई आपसे पूछे कि ये कौन सा टेंस है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ पे गा गी गे आ रहा है तो ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, और सेंटेंस इसमें नहीं आ रहा है तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। इसका ट्रांसलेट हो जाएगा आई शैल नॉट गो टू स्कूल। अब देखिए क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा आई है तो हम यहाँ आई लिख दिए। उसके बाद में देखिए सब शैल या विल में से किसी एक का यूज करना है तो आई के साथ में शैल का ही यूज होगा, तो शैल हमने लिख दिया। उसके बाद में नॉट है तो नॉट लिखेंगे। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चौथे पोजीशन पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो इसमें जो जाना है वो आपका मेन वर्ब है, तो यहाँ पे हो गया गो। और उसके बाद कहाँ जाएंगे, स्कूल। तो स्कूल जो है ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो टू स्कूल जाने के लिए टू, आने के लिए फ्रॉम का यूज किया जाता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा कि अगर कोई कहीं से आ रहा है तो फ्रॉम का यूज करेंगे, और अगर कोई कहीं जा रहा है तो टू का यूज करेंगे। तो आई शैल नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चे नहीं खेलेंगे। अब यहाँ पे देखिए नहीं आ गया तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। सब्जेक्ट क्या है इसमें, सबसे पहले सब्जेक्ट ही लिखते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है, बच्चे, तो आपका ट्रांसलेट होगा द चिल्ड्रेन। उसके बाद में शैल या विल का यूज करेंगे। अभी आप यहाँ पे देखिए आई और बी तो है नहीं, तो जाहिर सी बात है कि हम यहाँ पे विल का यूज करेंगे। अगर आई भी होता तो शैल का यूज करते, जैसे यहाँ ऊपर वाले एग्जाम्पल में है। तो यहाँ पे आई भी आया नहीं तो हम विल का यूज करेंगे, तो द चिल्ड्रन विल। उसके बाद में देखिए नॉट का यूज होगा,
नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें देखिए वर्ब क्या है, खेलना, तो खेलना का क्या मीनिंग होता है, प्ले। तो द चिल्ड्रन विल नॉट प्ले, ये बच्चे नहीं खेलेंगे। थर्ड एग्जाम्पल है श्याम पत्र नहीं लिखेगा। अब इसमें देखिए किसी की बात की जा रही है, इसमें देखिए श्याम जो है सब्जेक्ट है, जिसके बारे में बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है। तो श्याम, अब यहाँ पे देखिए बिल या सेल का यूज करना है, दोनों में से किसी एक का। जहाँ पे एरो चल रहा है उस पर आप ध्यान दीजिएगा। जहाँ सेल और बिल लिखा हुआ है इन दोनों में से किसी एक का यूज करेंगे। तो श्याम है तो बिल का ही यूज होगा, क्योंकि सेल IV के साथ में यूज होता है। उसके बाद में थर्ड पोजीशन पे नॉट आ गया। फोर्थ पोजीशन पे है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें वर्ब क्या है, लिखना। लिखना का मीनिंग होता है राइट। अब ऑब्जेक्ट है, मतलब क्या लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे, तो वो है पत्र, अ लेटर। तो ट्रांसलेट आपका हो गया श्याम विल नॉट राइट अ लेटर, श्याम पत्र नहीं लिखेगा। इसमें अगर आपको कहीं डाउट हो तो आप पूछिएगा या फिर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, मैं आपको ज़रूर उसका डाउट क्लियर कर दूंगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जहाँ नहीं समझ में आ रहा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए, ताकि आपको कोई डाउट ना हो। देखिए नेक्स्ट हेडिंग है सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंगल इंट्रोगेटिव आप जानते ही होंगे, जिसमें क्या सबसे पहले आता हुआ आपका सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ था। देखिए तो जब क्या पहले आता है तो क्या की मीनिंग नहीं लिखते हैं, उसके स्थान पे हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब विल और शैल है, तो इसको हम सबसे पहले ही लिखेंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे। अगर नॉट आता है तो नॉट तीसरे पोजीशन पे लिखेंगे, नहीं तो इसको छोड़ देंगे। उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। कोई अदर वर्ड आता है तो ऑब्जेक्ट के बाद में लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो ट्रांसलेट आपका गलत हो जाएगा, रॉन्ग माना जाएगा वो। एग्जाम्पल क्या है आपका, देखिए क्या तुम आज स्कूल जाओगे। अब इसमें देखिए कोई किसी से पूछ रहा है कि क्या तुम आज स्कूल जाओगे। अब इसमें देखिए क्या सबसे पहले आ गया, तो ये सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। और आप जानते हैं कि जब क्या पहले आता है तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखी जाती है, उसके स्थान पे हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है। तो बिल या शैल दोनों में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। और यहाँ पे सब्जेक्ट देखिए क्या है, सब्जेक्ट है तुम, यानी कि यू। तो यू है तो बिल का ही यूज किया जाएगा, क्योंकि शैल तो तभी लगता है जब I और B होता है। तो I और B तो इसमें है नहीं, तो बिल का यूज करेंगे। तो बिल, उसके बाद में देखिए सब्जेक्ट है आपका यू, नॉट इसमें नहीं आया तो नॉट छोड़ दीजिए। उसके बाद में देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है आपको। तो यहाँ पे जाना जो है वो वर्ब है, तो जाना का मीनिंग हो गया गो। उसके बाद में देखिए कहाँ जाना है, स्कूल, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो इसको लिखेंगे गो टू स्कूल। उसके बाद में देखिए अदर वर्ड में आ गया आज, ये हो गया आपका टुडे। तो अदर वर्ड के पोजीशन पे ही अदर वर्ड लिखेंगे, यानी कि टुडे जो है अदर वर्ड, तो उसको ऑब्जेक्ट के बाद में ही लिखा जाएगा। और लास्ट में सबसे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्योंकि क्वेश्चन मार्क अगर आप नहीं लिखेंगे, नहीं लगाएंगे तो आपका ट्रांसलेट गलत हो जाएगा। तो आपका ट्रांसलेट हो गया विल यू गो टू स्कूल टुडे, क्या आप आज स्कूल जाओगे। आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्या हम आज अंग्रेजी पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या पहले आ रहा है, तो आपका ये सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। और क्या पहले आता है तो क्या की इंग्लिश नहीं लिखते हैं, उसके स्थान पे हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखते हैं। ट्रांसलेट देखते हैं कैसे किया गया है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के से पहले हम जो है शैल या बिल का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए शैल का यूज किया गया है। क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है हम का इंग्लिश होता है बी। और हमने आपको नियम पहले ही बता दिया है कि अगर I और B हुआ तो शैल का ही यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे शैल हो गया। उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट है हम, इसका इंग्लिश हो गया वी। उसके बाद में देखिए नॉट, तो नॉट इसमें नहीं आया है तो नॉट छोड़ दीजिए। उसके बाद में देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे देखिए आप स्टडी भी लिख सकते हैं, रीड भी लिख सकते हैं। उसके बाद में क्या पढ़ना है आज, इंग्लिश। और उसके बाद में टुडे, टुडे जो है आपका अदर वर्ड है। तो क्या हम आज अंग्रेजी पढ़ेंगे, इसका इंग्लिश हो गया शैल वी स्टडी इंग्लिश टुडे।
लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो आपका ट्रांसलेट गलत हो जाएगा। एक देख लीजिए, यहाँ पे यू था तो बिल का यूज किया गया, और यहाँ पे बी है तो शैल का यूज किया गया। इस रूल को आप ध्यान में रखिएगा, इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट हेडिंग है आपका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव आप जानते ही किसे कहा जाता है, जब क्वेश्चन और वाक्य के बीच में आता है तो उसको डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब आप ये भी जानते हैं कि जब क्वेश्चन और वाक्य के बीच में आता है तो उसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आपके फार्मूला में सबसे पहले आ गया। यानी सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे शैल या बिल, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे। नाट अगर आएगा सेंटेंस में तो नाट लिखेंगे, नहीं तो नाट छोड़ देंगे, नहीं लिखेंगे। उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसके वर्ब के बाद में आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद में अगर कोई अदर वर्ड आता है तो अदर वर्ड लिखेंगे, नहीं छोड़ देंगे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क हमेशा लगेगा, इसको आप ध्यान में रखिएगा। जैसे कि आपका एग्जाम्पल है, आज तुम कहाँ जाओगे। अब इसमें देखिए कहाँ सब बीच में आ रहा है, कहाँ बीच में आ रहा है तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, और यहाँ लास्ट में ये आ रहा है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं। अब इसमें देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ही लिखना है, तो कहाँ क्वेश्चन वर्ड है तो इसको जो है हम पहले लिख लेंगे, इसका मीनिंग होता है वेयर। उसके बाद में बिल या शैल का यूज करेंगे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है तुम, तो तुम जो है इसको इसके आधार पे तुम के अकॉर्डिंग यानी कि यू, तो इसके अकॉर्डिंग बिल का यूज किया जाएगा, क्योंकि शैल आई वी के साथ में यूज होता है। तो बिल यूज कर लिए, उसके बाद में सब्जेक्ट लिख लेंगे यू। नाट आया है, नहीं आया है नाट तो नाट छोड़ दीजिए। उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख लेंगे, तो वर्ब इसमें क्या है जाना, तो वर्ब लिख लेंगे गो। उसके बाद में देखिए ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं तो ऑब्जेक्ट छोड़ दीजिए, अदर वर्ड आया है, ये है आपका टुडे, तो टुडे जो है इसको लिख लेंगे। उसके बाद में लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, नहीं तो हमारा ट्रांसलेशन गलत हो जाएगा। ट्रांसलेट हमेशा बढ़िया से चेक कर लिया करिए कि हमने क्वेश्चन मार्क लगाया कि नहीं लगाया। क्वेश्चन मार्क पे अधिकतर गलतियां होती हैं, यह ध्यान में रखिएगा। तो आपका ट्रांसलेट हो गया वेयर विल यू गो टुडे, यानी आप आज कहाँ जाओगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अब हम क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या बीच में आ गया, अगर यही क्या पहले आता तो आपका सिंगल इंट्रोगेटिव हो जाता, लेकिन क्या बीच में आ रहा है तो डबल इंट्रोगेटिव है, तो इसकी इंग्लिश हम सबसे पहले ही लिख लेंगे। तो क्या की इंग्लिश क्या होती है व्हाट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे बिल या शैल। जहाँ पे एरो चल रहा है एरो पे आप ध्यान दीजिएगा, तो बिल या शैल दोनों में से किसी एक का यूज करेंगे। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट है हम, तो हम जो है इसका इंग्लिश होता है बी, तो बी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे शैल का यूज करेंगे, क्योंकि आई और बी के साथ में शैल का यूज किया जाता है। उसके बाद में देखिए सब्जेक्ट के बाद में लिख लेंगे हम नॉट आया है, नहीं आया नॉट छोड़िएगा। फिर उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख लेंगे और ऑब्जेक्ट लिख लेंगे। ऑब्जेक्ट इसमें है, ऑब्जेक्ट नहीं है, अदर वर्ड आया है अब, यानी कि नाउ, इसको इंग्लिश में कहते हैं नाउ। तो ये हो गया आपका व्हाट शैल वी डू नाउ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्योंकि क्वेश्चन मार्क अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपका ट्रांसलेट गलत हो जाएगा। अगर आपको कहीं डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। तो टेंस और सेंटेंस पहचानने में कभी भी कोई भी गलती मत करिए। टेंस पहचानना है तो आप यहाँ लास्ट में देखा करिए, अगर सेंटेंस पहचानना है तो वो तो आप जानते ही हैं कि क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा या क्वेश्चन वर्ड पहले आता है तो सिंगल इंट्रोगेटिव हो जाता है, बीच में आता है डबल इंट्रोगेटिव हो जाता है, नहीं अगर आता है तो नेगेटिव सेंटेंस होता है। और हेल्पिंग वर्ब इसको आप याद रखिएगा कि किस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, क्योंकि आप जितने भी टेंस पढ़े हैं सबके हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ाऊंगा, तो ये इतना आप रेडी रखिएगा। क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू, वेलकम।